प्रदेश सरकार पर फिर हमलावर हुए नेता विपक्ष जयराम ठाकुर। बोले, सत्ता में आने के बाद से लगातार झूठ बोल रही कांग्रेस, वाहनों पर टैक्स लगाना प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री को कर देगा तबाह। चंबा जिला के चुराहा में 126 बच्चों का भविष्य अंधकार में। अध्यापकों के तबादलों से सरकारी स्कूल नेला में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। व्यवस्था परिवर्तन ने दोनों अध्यापकों के कर दिए तबादले। हमीरपुर में ब्यास नदी के नीले पानी पर पहली बार होंगे कई आकर्षक इवेंट्स। एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 देशों सहित आएगी 24 टीमें। सेना के हेलीकॉप्टर सहित सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी एक्सपर्ट टीमें। और जिनके कार्य से मिलते हैं स्वच्छता के अवार्ड, वो सफाई कर्मचारी परेशान। सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रहा समय पर वेतन। आयुक्त से मुलाकात का कार्यालय के बाहर इंतजार करते रहे सफाई कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद राहत और पुनर्वास का काम जारी है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर झूठ बोलने के आरोप लगाते हुए घोषणा के बाद अब तक आपदा प्रभावितों को राहत न देने की बात कही। जयराम ठाकुर ने सरकार पर आपदा प्रभावितों के साथ राजनीति करने के आरोप भी जड़े। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता में आई है लगातार झूठ बोल रही है। नेता विपक्ष ने कहा कि सरकार केवल घोषणा किए जा रही है, लेकिन ऐसे में आपदा प्रभावितों के साथ राजनीति करना उचित नहीं है। नेता विपक्ष ने कहा कि आपदा में प्रदेश में बहुत लोगों ने अपने घर गंवाए, जिसको सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 तो शहरी क्षेत्र में 10,000 किराए के रूप में देने की बात कही, लेकिन अभी तक किसी को यह राहत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि लोग टेंट शेल्टर में रिश्तेदारों के घर में रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा आपदा के प्रभावित लोग डोगरी तक में रहने को मजबूर है। जहां जानवरों को रखा जाता है वहां खुद रहने को मजबूर हो गए हैं। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं। किसी का परिवार का सदस्य चला गया, किसी का घर चला गया, किसी की जमीन चले गई, किसी की पशुशाला चले गई, पशु चले गए, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है इस त्रासदी के दौरान। और ऊपर से सरकार ने घोषणा की कि हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर चला गया है ग्रामीण क्षेत्र में, उन लोगों को हम 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया देंगे। और इसके अतिरिक्त जो शहरी क्षेत्र है, जिन लोगों का घर चला गया है, उनको 10,000 रुपये किराया देंगे। मैंने जानकारी हासिल की, अभी तक कहीं भी न ग्रामीण क्षेत्र में और न ही शहरी क्षेत्र में उन लोगों को इस रूप में राहत दी गई है। वो लोग अपने रिश्तेदारों के घर में ठहरे हुए हैं। वो लोग जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको हम डोगरी बोलते हैं, वहां जाकर के ठहरे हुए हैं। जहां पशु रखते थे वहां खुद रह रहे हैं। वहीं वाटर सेस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। बीते दिनों जब केंद्र की ओर से वाटर सेस हटाने के लिए सुझाव पत्र भेजा गया, इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राजनीति से प्रेरित पत्र बता दिया, जिस पर अब नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा है कि पत्र न केवल हिमाचल को भेजा गया है, बल्कि हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर को भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के डिक्टेशन के हिसाब से नहीं चलेगी। नेता विपक्ष ने कहा कि कानून के अनुसार मिनरल और माइन के जो प्रावधान हैं, केंद्र ने इस हिसाब से पत्र भेजा है, लेकिन सरकार कमीशन बनाने के बावजूद केवल फिजूल खर्चे में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कमीशन गठित हो गया है, अधिकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, वो पत्र जो है वो हिमाचल के लिए ही नहीं, वो उत्तराखंड के लिए भी पत्र आया है और जम्मू कश्मीर के लिए भी। और इस बात को उनको समझना चाहिए कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं के कहने के ऊपर उनकी डिक्टेशन पर काम करेगी, ऐसा नहीं है। केंद्र ने जो नियम है, जो प्रावधान है मिनरल एंड माइंस के, उसके अनुरूप जो है वो अपना पत्र लिखा है और उनको कहा है, वो अगर उनको कुछ कहना है तो लिख करके भेजें।
और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस के लिए कमीशन बना दिया, लाखों रुपए प्रति महीने के उसमें जो अपॉइंटमेंट की है उस पर खर्च हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके काम अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन लाखों रुपए खर्च हो रहा है। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि इससे कोई लाभ नहीं हो पाया है जिन राज्यों ने किया भी है। उधर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगाए गए टैक्स को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह टैक्स हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर देगा। उन्होंने कहा कि वे बीते दिनों में जम्मू कश्मीर में थे, जहां पर भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब हिमाचल आना लोगों के लिए महंगा हो जाएगा तो वह हिमाचल क्यों आएंगे। नेता विपक्ष ने इस दौरान सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि आय के स्रोत बढ़ाने के लिए सरकार उन क्षेत्रों को खोजे जहां टैक्स लगाने की जरूरत है। उन पर टैक्स बढ़ाया है। अब जो टैक्सी यूनियन है चंडीगढ़ की, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है इस निर्णय को, तो हम स्ट्राइक पर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश नहीं आएंगे, पर्यटकों को लेकर नहीं आएंगे। आपका क्या स्टैंड है, क्या मानते हैं कि सरकार ने ये गलत डिसीजन लिया है, नुकसान हमारे हिमाचल प्रदेश को होगा पर्यटन के लिए? एक बात आपको मान के चलना पड़ा कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्तर के इसमें, और जहां हिमाचल प्रदेश में हमको रोजगार के लिए अगर कोई जरिया अगर मिलता है नौजवानों के लिए, वो टूरिज्म सेक्टर एक है जो बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और आय का जरिया भी टूरिज्म बहुत बड़ा एक जरिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। और उस सेक्टर में इस प्रकार की वो करना, जो खासतौर से जो गाड़ियों पर, बसों पर और दूसरी गाड़ियों पर जो टैक्सेस इम्पोज किए हैं, तो उसके कारण टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आएंगे नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं 3 दिन पहले जम्मू था, और जम्मू कश्मीर में हालात इस कदर के हैं कि पूरा भरा हुआ टूरिस्ट से। वो कारण है कि भाई ऐसी चीजें जब करेंगे आप, तो हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट क्यों आएगा, और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है तबाह होगी। आप करिए, ऐसे सेक्टर को पकड़िए जहां आपको टैक्सेस लगाने हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश के भविष्य पर जो है वो नुकसान ना हो, इस बात को सोचना चाहिए। मीनाक्षी होटल एंड रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग द्वारा अधिकृत, पर्यटकों के लिए पार्किंग की सुविधा, सीसीटीवी कैमरों से युक्त सुरक्षा। अगर आप भी आना चाहते हैं हिमाचल और निहारना चाहते हैं खूबसूरत वादियों को, तो आप अपने सफर को आरामदायक बनाने के लिए मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे ग्वाली में मीनाक्षी होटल एंड रेस्टोरेंट में ठहरना न भूलें। यहां आपको मिलेगी शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ रहने की शानदार सुविधा, फ्री वाईफाई सुविधा, वातानुकूलित स्पेशल रूम, प्रकृति के हसीन और खूबसूरत नजारों के बीच ले सकते हैं इन सुविधाओं का भरपूर आनंद और अपने सफर को बना सकते हैं कभी ना भूलने वाले यादगार पल। मीनाक्षी होटल एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे ग्वाली मंडी हिमाचल प्रदेश। मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने नगर परिषद बद्दी के माध्यम से बद्दी शहर के वार्ड नंबर 9 में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक कार्यों का शुभारंभ किया। राम कुमार ने कहा कि बद्दी को चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जाएगा। मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने नगर परिषद बद्दी के माध्यम से बद्दी शहर के वार्ड नंबर 9 में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में पूरे भारत के लोग निवास करते हैं और क्षेत्र को सुंदर और हरा भरा बनाना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाउसिंग बोर्ड के मार्गों को भी 1.25 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध तरीके से पक्का किया जाएगा। साथ ही मार्गों के किनारों में जल निकासी के लिए बड़ी नालियों का निर्माण भी किया जाएगा और नालियों का स्लैब बिछाया जाएगा ताकि लोग यहां बिना किसी परेशानी के पैदल चल सके। इसी कड़ी में नगर परिषद बद्दी के वार्ड नंबर 9 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस 1 और 2 में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित संपर्क साईं मंदिर मार्ग को पक्का करने के कार्य का शिलान्यास किया जाएगा और 75 लाख रुपए की लागत से हाउसिंग बोर्ड फेस 1 और 2 में विभिन्न नालियों और संपर्क मार्गों की टाइल व मुरम्मत के कार्य का भी शुभारंभ किया। सीएम साहब के आदेश है कि जीरो टॉलरेंस पे जो काम करना है, हमारे सभी जो यहाँ के एमसी के अभी वो हैं, अभी हमारे पास एसडीओ जेई हैं जो रोड पे खड़े हैं
और पिछले 5 वर्ष में जो है वो कभी ईओजे की शक्ल नहीं देखी। लोगों के नक्शे जो है वो पेंडिंग पड़े थे। जब तक उनके जेब में किसी के पैसे नहीं जाते थे तो नक्शे पास नहीं होते थे। उन नक्शों को पास करने के लिए 3-3 साल का वेट जो है वो करना पड़ता था। और गंदगी का आलम पूरे नगर परिषद में है। और मैंने अब इनको टारगेट दिया है ईओ साहब को कि बद्दी को चंडीगढ़ की तर्ज पे डेवलप करना है। चाहे वो लाइट्स की बात हो, चाहे ग्रीनरी की बात हो, जितने पार्क हैं उनको डेवलप करेंगे। उसके लिए आउटसोर्स करके हम बंदे रखेंगे परमानेंटली और ट्रॉली ट्रैक्टर रखेंगे, जिससे हर पार्क में जो है जैसे चंडीगढ़ दिल्ली में पानी दिया जाता है घास और पेड़ों को, उनको सिंचित करेंगे ताकि वहां हरे भरे वो जो है हमारे पेड़ रहें और लोगों को बैठने के लिए, लोगों को घूमने के लिए सुविधा हो। क्योंकि हमारा शहर सुंदर होगा तो उससे एक अच्छा मैसेज आएगा। लोग बाहर के आके यहाँ रह रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री वाले हैं, कुछ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तो अच्छा एटमॉस्फेयर जो है हम लोगों को देना चाहते हैं ताकि हमारा इंडस्ट्री एरिया बद्दी और दून क्षेत्र जो है वो विकास की राह पे जैसे पहले था उसी तरह पे हम उसको लाने वाले हैं। और अभी तक लगभग दून क्षेत्र में मैंने 100 करोड़ के कार्य जो है स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे पहाड़ी एरिया चाहे प्लेन एरिया हो। वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा लिए गए सभी अच्छे निर्णयों को राजनीतिक द्वेष की भावना से बदल रही है, जिसका बड़ा दुष्परिणाम हिमाचल प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कही। बिंदल ने कहा कि इसी कड़ी में कांग्रेस सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बंद करने का निर्णय लिया है, जो कि पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर लिया गया निर्णय है। स्कूलों को बंद करना, कॉलेजेस को बंद करना, पटवार सर्कल्स को बंद करना, नायब तहसीलदार का ऑफिस है, एसडीएम का ऑफिस है, एक्सीएन, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, तरह तरह के जो कार्यालय खुले हुए हैं, चले हुए हैं, जनता को लाभ दे रहे हैं, ऐसे लगभग 1,500 संस्थानों को बंद करने के बारे पिछले 1 साल के अंदर एक भी उत्तर वर्तमान सरकार ने नहीं दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर सरकार ने वो शुरू किए हैं, इसलिए उनको बंद किया जा रहा है। पर हिमाचल की जनता इससे परेशान है और उनके हकों के ऊपर डाका। पिछले कल एक और बड़ा निर्णय किया कांग्रेस की सरकार ने, निर्णय किया कि जो और प्राकृतिक खेती पिछली सरकार ने शुरू की थी और ये प्राकृतिक खेती कोई जयराम ठाकुर जी ने अपनी तरफ से इसके ऊपर शोध किया है। भारत के विभिन्न स्थानों के ऊपर, विशेष तौर के ऊपर दक्षिण भारत के अंदर इस प्राकृतिक खेती के ऊपर काम हुआ। हमारे पूर्व महामहिम राज्यपाल महोदय ने विशेष रूप से इसमें इंटरेस्ट लिया और हजारों किसानों को इसमें ट्रेनिंग दी और जिनको बहुत लाभ हुआ। हिमाचल प्रदेश एक ऑर्गेनिक राज्य के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फल, बिना पेस्टिसाइड के, बिना और नकली खाद के। परंतु वर्तमान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने प्राकृतिक खेती और संपन्न किसान योजना इसको बंद करने का जो निर्णय लिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हजारों किसानों को इससे नुकसान होने वाला है। और अभी गोबर से, गोमूत्र से बनने वाली खाद, उसको बंद करने का औचित्य क्या है? और वो साइंटिफिकली प्रूवन है। महामहिम पूर्व राज्यपाल महोदय ने पार्लियामेंट के अंदर संबोधन दिया, गुजरात के अंदर इस प्राकृतिक खेती को शुरू किया। दक्षिण भारत में आर्लेकर जी इसको पहले से ही चला रहे हैं। आज हिमाचल के अंदर बंद करना नितांत दुखदायी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र और आजीविका सुधार परियोजना द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को घर द्वार पर प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के माध्यम से उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित और जागरूक किया जा रहा है।
वन विभाग की जायका वानिकी परियोजना से मंडी जिला के सुकेत वन मंडल में वन परिक्षेत्र सुकेत में ग्राम वन विकास समिति भंगलेरा तहसील सुंदरनगर के महामाया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बैग बनाकर और कपड़े सिलाई करके अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। महामाया स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रशिक्षण के बाद 2 महीनों में ही लगभग 2 लाख रुपए धनराशि कमा चुकी हैं। समूह की महिलाओं को जायका वानिकी परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के माध्यम से 28 दिन की कपड़े की सिलाई और बैग बनाने की निःशुल्क ट्रेनिंग प्रदान की गई। इस दौरान उन्होंने जूट से लंच बैग, बोतल बैग, फाइल बैग आदि बनाने की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण लेने के उपरांत महिलाएं बैगों को दुकानों, स्कूलों, मेलों में बेचती हैं और ऑर्डर पर भी बैग बनाती है। 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के बैग बनाती है। साथ ही गांव और आसपास के क्षेत्र में महिलाओं के सूट की सिलाई घर पर ही करती है। समूह के सदस्यों ने बताया कि वह महामाया समूह से सहायता समूह की एक सदस्य है। वन विभाग जायका की तरफ से उसे बैग बनाने और सूट सिलाई की निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई। वन विभाग जायका की ओर से उसे विभिन्न जिलों में ट्रेनर के रूप में जाने का मौका भी मिला, जो कि उसके लिए एक रोजगार का साधन बना हुआ है, जिसके लिए उसने प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद किया। बिल्कुल फ्री में दी गई है, हमें सामान भी दिया गया ट्रेनिंग के लिए। और जो है हमने सभी ने हमारे ग्रुप की 12 लेडीज हैं जिन्होंने बड़े अच्छी तरह से ये ट्रेनिंग जो है ली है। और ट्रेनर जो है हमें वन विभाग की तरफ से ही मिला गया है। और हमने जो है ये ट्रेनिंग 28 दिनों के लिए है। 28 दिनों में हमने बड़ी अच्छी तरह से कपड़े भी और जो है बैग भी बनाना सीखे हैं। और गांव में हम जो है बैग किसी के ऑर्डर पे भी हम जो है बैग बनाते हैं। हम प्रदेश सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें उन्होंने रोजगार प्रदान करवाया है। इसलिए हम सभी दिल की गहराइयों से प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। 12 लेडीज हैं। वन विभाग जायका वालों की तरफ से में ट्रेनिंग दी गई है बैग बनाने और कटिंग टेलरिंग की, जो 28 दिन की थी। स्टार्टिंग में हमें प्रशिक्षण सामग्री जो है जायका वालों की तरफ से फ्री में मिली है। और उसके बाद हम अपना सामान लाकर बहुत सारे बैग बना के जो है अलग अलग जगहों पे हम बेच रहे हैं। जैसे स्कूल में और सुंदरनगर मेला भी लगाया था हमने। वन विभाग जायका वालों की तरफ से मुझे विभिन्न जिलों में ट्रेनर के रूप में जाने का मौका मिला। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फॉरेन लौटेंगे।